हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने नए सिलेबस के आने के पश्चात जो नया पोर्शन जुड़ा था उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है। अब क्योंकि एग्जाम का समय है, एक सीरीज के रूप में हम मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं और साथ ही हम याद करने पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हम जो लूसेंट की किताब में मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें याद करना है उस पर फोकस करेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र पर, उस हिस्से पर फोकस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा क्लिष्ट कठिन है और एग्जाम में महत्वपूर्ण नंबर दिलाने का काम करता है। हम मध्य प्रदेश के संस्कृति साहित्य पढ़ रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से आपको बिना नोटिफिकेशन के अब यूट्यूब पर फटाफट वीडियो मिलने वाले हैं, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी इसे खत्म करेंगे। मे भी कि आपको हर 2-3 घंटे में एक वीडियो मिले। कोशिश करूंगा कि हर 2-3 घंटे में एक वीडियो मिले और लगभग जल्दी से जल्दी 4 दिन में हम इसे खत्म कर लें। आज हम लोक शिल्प कला पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। यहाँ लोक कलाएं, लोक संगीत और लोक साहित्य जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें हम प्रमुख रूप से शिल्प कला पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझे कि ये जो लोक शिल्प कला है, इसमें लोक शिल्प कला में लोक शब्द का मतलब होता है जन सामान्य, अर्थात सामान्य लोगों द्वारा। यहाँ किसी विशेष वर्ग, विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच आम नागरिकों की तरह जीवन बिताते हैं, उनकी कला लोक कला कहलाती है। शिल्प, यहाँ शिल्प शब्द किसी एक विशेष वर्ड के लिए नहीं, कलाओं की एक श्रेणी के लिए उपयोग हुआ है। कलाओं की एक विशेष श्रेणी के लिए यह शब्द यूज हुआ है। तो जन सामान्य की एक विशेष प्रकार की जो कलाएं मध्य प्रदेश में प्रचलन में है उनको हम शिल्प कला कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी शिल्प पढ़ना है। मिट्टी शिल्प क्या है भाई, आगे शुरू करते हैं। मिट्टी शिल्प है क्या, मेन मुद्दा पहले हम ये समझे। देखिए इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर किसी स्थान को लेकर के। तो मिट्टी शिल्प कला कहां से प्रसिद्ध है, किन रंगों का प्रयोग किया जाता है और कौन कलाकार प्रसिद्ध है, ऐसे 2-3 वैरायटी के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब मिट्टी शिल्प का अर्थ है मिट्टी से विभिन्न प्रकार की कलात्मक रचनाएं बनाने की कला मिट्टी शिल्प कहलाएगी। बस इतना ही अर्थ समझना है, इससे ज्यादा बहुत डीप में जाकर के इसको खोलने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां मैं खुद आपको बताऊंगा। तो मिट्टी शिल्प जो है, मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां बनाने की प्राचीन परंपरा है। अब यहाँ 3 स्थान याद रखने हैं, झाबुआ, मंडला और बैतूल। तो आपने जेसीबी का नाम सुना होगा, झाबुआ, बैतूल और मंडला। तो आपने जेसीबी जो सुनी हुई है उसमें जेबीएम या जेएमसी या जय माता दी वाला जो बोलते हैं ना, जय माता दी वाला जय माता दी बोलते हैं, तो वैसा ही जे और एम याद कर लीजिए ताकि झाबुआ और मंडला याद हो जाए। ये दोनों शब्द हमें बहुत स्पेशल है, याद रखना है। झाबुआ याद रखना है, मंडला याद रखना है। झाबुआ के साथ मंडला याद रखेंगे, झाबुआ हुआ, मंडला हुआ और बैतूल हुआ। तो देखो मिट्टी की जो चीजें हैं वो बेतुकी लगती हैं, तो बैतूल तो हमने अलग से याद कर लिया, झाबुआ और मंडला हमें जेएम से याद हो गया। देखो कैसे याद करोगे, जे और एम शब्द कैसे याद रहेगा। अब एक कोड बनाना तो बड़ी सरल बात होती है, जे एम कोई भी बना लेगा कि भाई झाबुआ का ज हो गया और एम फॉर मंडला हो गया। कैसे याद रखें, याद कैसे किया जाए इसे, ये बड़ा कठिन काम होता है। कोड बनाना सरल है, कोड को याद रखना। तो देखो मिट्टी में क्या होते हैं, हमें बहुत एडवर्टाइजमेंट बताए जाते हैं, जम्स होते हैं। जम्स माने कीटाणु। तो जम्स को हम शॉर्टकट भाषा में, मैसेज की भाषा में जे और एम लिखेंगे ना, तो जम्स में क्या हो गया, झाबुआ और मंडला। तो मिट्टी में क्या है, जम्स हैं, जम्स माने कीटाणु, और कीटाणु है तो जे और एम है, मतलब जम्स हैं, तो जम्स से झाबुआ और मंडला याद हो गया। बैतूल हमने अलग से याद कर लिया क्योंकि मिट्टी की बनी हुई चीजें बेतुकी सी लगती हैं थोड़ी सी। हमें तो आजकल आदत पड़ गई है ना इंपॉर्टेंट प्लास्टिक की, प्लास्टिक यूज करते हैं आजकल के लोग हम। चलिए उनमें मैं भी शामिल हूं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, सब लोग, हम सब लोग यही करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। आदि में मिट्टी शिल्प को अपनी अपनी निजी विशेषताएं हैं। अब हम मंडला वाली जो है कला उस पर फोकस करते हैं।
मंडला जिले में निवास करने वाली जनजातियां जिसमें गोंड, बेगा, परधान, धीमा, जिनवार और ओरिया जनजातियां टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ 5 जनजातियों के नाम याद रखने आपको, गोंड, बेगा, परधान, धीमा, जिनवार और ओरिया। ये जो परधान को आप गोंड के अंदर ही ले सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो उसे अलग से याद कर सकते हैं। ये जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बस आपको यहां से ये पहला फैक्ट याद रख लेना, मिट्टी शिल्प के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं। दूसरा है कि मंडला में जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी जनजातियां जो मिट्टी शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। और यह 2 शब्द और याद रख लो, बड़ी देवी और फुलवारी देवी की मूर्तियां भी टेराकोटा में बनाई जाती हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ कुछ मैंने मिट्टी शिल्प के उदाहरण का एक फोटो लगा रखा है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कास्ट शिल्प पे आते हैं। कास्ट शिल्प का क्या मतलब होता है? कास्ट शब्द हिंदी भाषा का है और कास्ट का मतलब होता है, आपने वो सुना ना लकड़ी की काठी, वो तो काठी वाला जो शब्द है ना लकड़ी, तो कास्ट शिल्प माने लकड़ी की शिल्प या लकड़ी की कला, लकड़ी की शिल्प या लकड़ी से कलात्मक चीजें बनाने की जो विशेषता है वो लकड़ी शिल्प या कास्ट शिल्प कहलाएगी। कास्ट शिल्प मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा परंपरागत रूप में फेमस है। यहां पर याद रखना है आपको, कोरकुओं का मंडो, कोरकू जनजाति के जो लोग के हैं वो मंडो बनाते हैं किसी के मरने पर, मृतक स्तंभ के रूप में। भील जो है वो दिवान्या बनाते हैं इन लकड़ियों से, तो ये दिवान्या आपको याद रखना है, मंडो आपको याद रखना है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। साथ में हमें याद रखना है कि कास्ट शिल्प का मतलब क्या होता है। कास्ट शिल्प का मतलब है लकड़ी की कला। ये पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रसिद्ध है। हम लकड़ी चिराई उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं, लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें पहिए, देवी देवताओं की मूर्ति, घर के दरवाजे सब जगह बनाए जाते हैं। तो क्योंकि ये प्रत्येक जिले में बनाए जाते हैं इसलिए इसको विशेष रूप से याद नहीं करना है, केवल आपको 2 उदाहरण याद रख लेने हैं, कोरकुओं का मंडो और भीलों का दिवान्या, क्योंकि इन दोनों पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं ना, एग्जामिनर ने इन दोनों क्वेश्चंस को पूछा हुआ इसलिए मैंने आपके सामने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खराद कला। अब ये क्या होती है? अब मिट्टी के अंदर, जैसे मिट्टी के अंदर टेराकोटा है तो लकड़ी के अंदर क्या है? खराद कला है। अब देखिए याद रखना है, मैंने अभी बताया मिट्टी का एक और वस्तु बना गया तो उससे क्या बन गया? टेराकोटा, टेराकोटा कला। वैसे ही लकड़ी से एक और विशेष कला निकली तो वो क्या बन गई? खराद कला बन गई। क्या बन गई? खराद कला। तो लकड़ी के सुडोल रूप देकर के कला को या उससे विभिन्न चीजें बनाने की जो व्यवस्था है वो खराद कला कहलाती है। खराद कला क्या है भैया? ये लकड़ी के ही एक प्रकार की खिलौने या लकड़ी से ही सामग्री बनाने की कला है। तो मिट्टी से टेराकोटा और लकड़ी से खराद आपको याद रख लेना है। इसे खिलौने और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। अब स्थान याद रखना है, श्योपुर याद रखना है, बुधनी घाट याद रखना है, रीवा याद रखना है और मुरैना याद रखना है। ये चारों जगह जो है वो खराद कला के लिए प्रसिद्ध है। आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं, याद रख लेंगे। श्योपुर, बुधनी घाट, रीवा और मुरैना। क्या नाम याद रखना है? श्योपुर याद रखना है। श्योपुर के एक व्यक्ति भी है, आगे बताऊंगा मैं। श्योपुर, बुधनी घाट, मुरैना और रीवा, ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये चारों नामों से या इन ऑप्शंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खराद कला निम्न में से कहां पर नहीं है। और 4 में से 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता है। हो सकता है वो इसका उल्टा करे कि खराद कला निम्न में से कहां की प्रसिद्ध है और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके सामने रहे। अब देखो कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने के लिए कुछ न कुछ कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है श्योपुर, दूसरा है बुधनी घाट, तीसरा वर्ड है रीवा और चौथा है मुरैना। इन चारों को याद रखना है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये तो किताब में भी आप लोग पढ़ लेते हैं, मुझसे पढ़ने में मतलब ये हम ये कर रहे हैं अभी कि इसे याद करना है। अब कैसे याद करें? देखो श्योपुर में शोकपुर है इसमें शब्द में, तो शोकपुर, किसी का शोक मनाना या शोक की बातें करना खराब बात है, तो खराद कला खराब बात हो गई। बुधनी घाट पे हम क्यों जाते हैं भैया? किसी को जलाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ शोक मना लिया, फिर बुधनी घाट पे चले गए नहाने के लिए। कोई भाई किसी को जलाने के बाद घर थोड़ी ना आते हैं, सीधे घाट में नहा करके आते हैं ना। तो पहला हो गया बुधनी घाट से नाम याद रख लेना, खराब कला, ये खराब है। श्योपुर मतलब शोक मनाना, ये भी खराब है।
फिर मुरेना, तो मरना, मुरेना को हमने मुंह ना करते हुए रेना मतलब मरना कर लिया, तो कोई मर गया है, उसका शोक मना लिया है, घाट पे चले गए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद समझाते हुए कहा कि भैया वीरों की तरह, रीवा वीरो मतलब इसको उल्टा पढ़ लिया है, र और वह है तो वीर पढ़ लिया है, वीरों की तरह शोक मनाना बंद करो, खराब बात है ये। क्या हो गया, एक लाइन बन गई। अब एक लाइन कैसी बनी देखो, कितनी अच्छी लाइन है। कोई मरा तो हमने शोक मनाया, फिर घाट पे गए और फिर बोला कि वीरों की तरह रोना बंद करो, ये खराब बात है। क्या है ये, खराब बात है या खराब कला है, तो खराब से खराब कला। अब ये याद हो जाएगा आप लोगों को। चलो पहली बात आपको याद हो गई। खराद कला में सागवान, दूधी, सलई, गुर्जेल, खेर आदि की लकड़ियों का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन ये बना है इसमें जो रंग होता है वो केवड़े के पत्तों से दिया जाता है। केवड़ा एक पेड़ होता है जिसके पत्तों का उपयोग करके इसमें रंग दिया जाता है। आपको ये याद रखना है। ये खराद कला के कुछ उदाहरण चिपका रखे हैं। इन पर भाई साहब पर एक प्रश्न बन चुका है, पीएससी ने बनाया प्रश्न। क्या है, अब्दुल खालिद का संबंध किस कला से है? अब्दुल खालिद जो कि श्योपुर के रहने वाले हैं, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है खराद कला से। तो देखिए जो जो प्रश्न इस कला पर पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं थोड़ा साइड में भी हट जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, फटाफट इसको याद कर ले। मूल रूप से याद करना है, एक लाइन में मैंने ही कोड बनाकर आपको याद करा दिया, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि 30 प्रकार की कलाएं इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारे कोड बनाने पड़ेंगे, तो बहुत सारी मेहनत आपको करनी है। थोड़ी बहुत सपोर्टिंग मेहनत मैं कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंघी कला। अब भाई कंघी कला तो सबको पता है। कंघी माने वो जो हम नहाने के बाद करते हैं ना, कंघी सजने संवरने के लिए, वही कंघी है। कंघी बनाने का श्रेय किसको गया है भैया? बंजारा को जाता है। तो कंघी बनाने का श्रेय किसे गया? बंजारा को। मालवा के कंघी बनाने वाले जो एरिया है जहां पे कंघियां बनती है, उज्जैन, रतलाम और नीमच। क्या है? उज्जैन है, रतलाम है, नीमच है। इसके बारे में एक बात याद रख लो। कंघी कला मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज द्वारा अनेक प्रकार की कंघियां जो प्राचीन काल से बनाई जाती हैं। कंघियों का सुंदर रत्नों से जड़ी हुई मणिकारी करना और ये बहुत सारा काम हम करते हैं। मूलतः जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो इनकी इस कला में प्राथमिक हैं। बंजारा जनजाति द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। अब 3 क्षेत्र याद रखने की मध्य प्रदेश की कंघी कला कहां कहां पर फेमस है। तो पहली उज्जैन में फेमस है, पहली उज्जैन की फेमस है, फिर रतलाम की फेमस है। कहां की फेमस है? रतलाम की फेमस है। और फिर नीमच की फेमस है। अब यहां पे मैं आपको राय दूंगा कि जबरन का कोड मत बनाओ, अब आप मैप का उपयोग करो। देखो अगर मध्य प्रदेश में हम मैप बनाए तो मैप में इसको अच्छे से यहां पर याद रखने की कोशिश करें, तो ये उज्जैन हो गया, ये रतलाम हो गया और ये नीमच हो गया। तो 3 जिले हैं, इसको ही आप कंघी बना दो। ये कंघी बना दी हमने, ठीक है, तो आसानी से याद रह जाएगा। कंघी में आप जो ये 3 दांते हैं ना, वो पूरा दो, उज्जैन, रतलाम और नीमच। अब क्योंकि लाइन से है तो ऐसे में मैप बनाकर याद करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो हम परीक्षा के एकदम निकट हैं, 1 महीना बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं पढ़ाऊं, आप नोट डाउन करें, फिर मैं नोट्स दूं, फिर आप समझदार बन के इसको याद करें, ये सब फालतू बातें छोड़िए। मैं पढ़ा रहा हूं, सेम टाइम याद कर लीजिए, खत्म कहानी, बस इतना ही पढ़ना है। ये भाई का नाम याद कर लिया, ये जगह का नाम याद कर लिया अपन ने, उज्जैन, रतलाम और नीमच। ये जनजाति का नाम याद कर लिया, आगे कहानी पढ़नी ही नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। जरूरत पड़े 2x की स्पीड पर एक बार और वीडियो देखना, कहानी खत्म। कंघी कला कहां की फेमस है, तो मैप बना लिया। अब देखो यहां समझदारी दिखाना है ना, बार बार कोड नहीं बनाना है। जहां सरल है वहां कोड मत बनाओ, वहां जहां मैप बन सकता है वहां मैप बनाओ, जहां कनेक्ट हो सकता है वहां कनेक्ट करो, जहां कोड बनाना है वहां कोड बनाओ। मैं भी करूंगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। तीर धनुष कला, तो ये तीर धनुष दिखाई दे रहा होगा। तीर धनुष कला में क्या है भैया? कला मध्य प्रदेश के आदिवासियों के हाथों से तीर कमान की कला जो है वो प्रसिद्ध है। तीर कमान जो है वो बाल से, मोर पंख से, लकड़ी से, लोहे से और रस्सी से, इन सब से मिलकर के बनाया जाता है। 3 जाति के लोग जो है वो तीर बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे खाली भील बनाते हैं, नहीं भाई, भील नहीं बनाते हैं, भील भी बनाते हैं। दूसरा कोरबा नाम के जो जनजाति है जो कि बाद में छत्तीसगढ़ चली गई, वो भी बनाती है, और कमार भी बनाते हैं। ठीक है, देखो अब कैसे याद रखोगे? तो भील का तो तीर याद रखने की जरूरत है ही नहीं, वो तो रटा रटा दिया है आपको। कमार तो काई से मार, तीर से मार। किससे मार? कमार, को मार, काई से मार, तीर से मार। और ये है कोरबा। क्या है? कोरबा। मार मार के क्या बना दिया? उसका कोरबा बना दिया। ये से कुल मिलाकर के जोड़ लो, 3 जनजातियां तीर से बनाती हैं।
ये जो तीर है ना, इस पे 3 जनजातियां हैं, तो यहाँ तो भील तो हमें याद है, कमार याद कर लो और कोरबा याद कर लो, ठीक है, याद हो जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं। तीर धनुष भीलों की पहचान है, यह हमें याद है। तीर धनुष चलाने में निपुण और अचूक निशाने होते हैं इनके, तो बस इतना ही फैक्ट याद रखना है। कौन कौन सी जनजाति तीर धनुष बनाने में प्रसिद्ध है, या तीर धनुष कौन कौन सी जनजाति बनाती है? 3 जनजाति बनाती है, भील बनाती है, दूसरी कमार बनाती है और तीसरी कोरबा बनाती है। ये तीनों तीर बनाने वाली जनजातियां हैं। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दें और पूछ लें कि कौन कौन बनाता है, तो 3 यही बनाती है। ऐसा मत सोचना है खाली भील बनाते हैं, प्रश्न वाले ने नहीं डाला है, हम जबरन का ज्ञान लगाते हैं, ऐसा मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांस शिल्प। अब आप बांस शिल्प को समझाने की जरूरत नहीं है, बांस से जो चीजें कलात्मक वस्तुएं बना दे वो क्या है? बांस शिल्प। अब देखो याद कैसे करना है, तो बांस शिल्प है। अब बांस शिल्प में ये जो ब है, ये क्या है? ये बालाघाट का ब है। क्या है ये? बालाघाट का ब है। तो बांस शिल्प कहां पर फेमस है? बालाघाट में फेमस है। ये पहला बात तो याद हो गया। बालाघाट के साथ आप याद रख लो झाबुआ को और मंडला को याद रख लो। अब ये याद नहीं रहता है, क्या करें भाई? चलो कराता हूं मैं याद। पहले एक बात याद समझ लो, बांस से कलात्मक, सौंदर्य परक और दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बांस के कार्य करने के लिए कई जनजाति सिद्धहस्त हैं, इसमें बालाघाट जो है वो प्रमुख केंद्र है। तो बालाघाट प्रमुख है, लेकिन 2 अन्य स्थानों पर भी बांस के सामान बनाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? झाबुआ है और मंडला है। अब ये याद रखना है। तो बांस जो है उससे पहला वर्ड तो हमें याद हो गया बालाघाट। अब आगे बताइए कि हमें मंडला याद करना है और झाबुआ याद करना है, कैसे याद करेंगे? ठीक है, देखो मंडला और बालाघाट, तो बालाघाट के साथ मंडला तो अपने आप जुड़ा हुआ ही रहता है, अधिकांश जगह पर जुड़ा हुआ है, तो बालाघाट के साथ मंडला ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है ना। अब झाबुआ को जोड़ना है बांस के साथ। किसके साथ? बांस के साथ, है ना। अब बांस के साथ झाबुआ को कैसे जोड़ें? देखो झाबुआ को कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे। देखो झाबुआ, इसको बांस के साथ कनेक्ट करना है। मैं मतलब बार बार ये शब्द इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, है ना। मुझे शौक नहीं है बहुत देर तक एक ही टॉपिक पढ़ाने का, मैं वैसे ही स्पीड वाला टीचर हूं ना, स्पीड से ही पढ़ाना पसंद करता हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ आपको याद कराना इसलिए रुक रहा हूं, है ना। तो ये बांस, जब बांस, अब मेरे नजर से बांस को देखो, जो नाक में घुस जाती है ना वो बांस, वो वाली बांस, है ना। तो अगर कोई चीज आपने जला दी और उसको बीच में ही बुझा दी, देखो कोई मान लो लकड़ी है, उसको जलाई या कंडा जला दिया, कंडा जलाया या फिर पॉलिथीन जलाई और आधी जली हुई को बुझा दी, ये जो बुझा है ना, ये बुझा दी, तो उसमें से क्या आती है? बांस आती है। तो नाक बंद कर लेते हैं। तो बांस कब आती है? जब आधा बुझा देते हैं उसको, क्या? आधा को बुझा देते हैं। तो आधा बुझा, बुझा से झाबुआ, ये शब्द बन गया। तो झाबुआ और बुआ का कनेक्शन हो गया। तो बांस और झाबुआ का कनेक्शन हमको याद हो गया। मंडला और बालाघाट हमको पहले से याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं छिपा शिल्प। अब छिपा शिल्प का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। छिपा शिल्प का क्या मतलब होता है? जब हम कपड़े के ऊपर हाथ से छापे लगा लगा करके कपड़े पर रंग देते हैं, कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं, तो वो छिपा शिल्प कहलाता है। क्या कहलाता है? छिपा शिल्प। ध्यान से सुन लिया। छिपा शिल्प का अर्थ समझ में आ गया। छापे लगा लगा कर कपड़े पर डिजाइन बनाना छिपा शिल्प है। कपड़े पर हाथ से बनाए जाने वाले छिपा शिल्प को विभिन्न छापों से उकेरा जाता है। याद कर लिया। इनमें भीलों के विभिन्न जातीय प्रतीकों का समावेश होता है, क्योंकि भील जनजाति के लोग बनाते हैं। आज भी अधिकांश भीलों द्वारा इन्हीं वस्त्रों को पहना जाता है। उज्जैन का छिपा शिल्प भेरूगढ़ के नाम से। आप जब जो लोग उज्जैन के आसपास के लोग हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है उज्जैन में एक भेरूगढ़ जेल है, भेरूगढ़ नाम का स्थान है। तो भेरूगढ़ जो है, देखो उज्जैन में कौन है? उज्जैन में है महांकाल। कौन है? मैं याद करा देता हूं। उज्जैन में है कौन? महांकाल। और महांकाल के मंदिर के बाहर किसका मंदिर बनाया जाता है? भेरू बाबा का। तो वो हाथ से छापे लगाने का काम कौन कर देता है? भेरू बाबा। तो भेरूगढ़ जो प्रिंट है वो कहां की फेमस हो गई? उज्जैन की फेमस हो गई। और वो कौन सी
शिल्प हो गई वो छिपा शिल्प हो गई। पहला पॉइंट याद हो गया। अगला, इसे अगली प्रिंट जो अगली जो चीज है वो बाघ प्रिंट है। अब बाघ प्रिंट जो इंदौर के आसपास के रहने वाले धार झाबुआ वाले लोग हैं उनको पता है, बाघ नाम का एक स्थान है, बाघ की गुफाएं, बाघ नाम की एक जगह है, बाघ एक तहसील है। तो बाघ प्रिंट जो है, बाघ प्रिंट के नाम से दूसरी टाइप की भी शिल्पा शिल्प है। बाघ प्रिंट जो है वो बाघ तहसील जिला धार की जो बाघ प्रिंट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। बाघ प्रिंट को 1960 के पहले, 1960 के दशक के पहले किस नाम से जाना जाता था? अली जरीन के नाम से जाना था। बहुत साफ साफ दिमाग रहे। छिपा शिल्प पढ़ा, दो प्रकार के छिपा शिल्प बहुत फेमस है। पहला है उज्जैन के भेरूगढ़ के, कौन से? उज्जैन के भेरूगढ़ वाले छिपा शिल्प। और दूसरे छिपा शिल्प है कौन सा? दूसरा है बाघ प्रिंट वाला। तो बाघ प्रिंट जो है वो धार जिले में है और उज्जैन का भेरूगढ़ हमें याद हो गया। तो इसे बाघ प्रिंट को पुराना नाम क्या कहा जाता था? अली जरीन कहा जाता था। ये दोनों नाम याद रख लो, दो जिले हैं, बड़े सिंपल से याद हो जाएंगे। इसको मतलब ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कोड वोड बनाने की भी जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। छिपा शिल्प में कुछ छोटी छोटी सी जगह का नाम और याद रख लो। छिपा शिल्प ने वर्तमान में व्यवसायिक स्वरूप ले लिया। इससे प्रश्न आ चुके हैं ना एग्जाम में, बहुत प्रश्न आ गए, इसलिए 3-4 फैक्ट और डाले, फिर करंट अफेयर्स से अपडेट किया। चलो वो वाली बातें भी याद रख लो, थोड़ा डीप भी चले जाते हैं। बाघ याद रख लो, कुक्षी याद रख लो, मनावर याद रख लो, गोगांव याद रख लो, खिराल याद रख लो, उज्जैन याद रख लो। ये 6 जो स्थान हैं, अब देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है। कुक्षी, आप इंदौर से अगर धार जाओगे तो कुक्षी, मनावर, धार, झाबुआ एक साथ में आते हैं। ये तो बाघ आता है, कुक्षी आता है, मनावर आता है, गोगांव आता है, खिराल आता है, उज्जैन अलग दिशा में हो गया, उज्जैन हमें अलग से याद कर लिया। बाघ प्रिंट में परंपरागत रंगों का उपयोग किया जाता है। अब ये 2 फैक्ट मैं करंट अफेयर्स से आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले पढ़ लिया, मैंने बाद में पढ़ा है, ये मैं परीक्षा की जो पूछे गए प्रश्न है वहां से उठा कर लाया हूं। बाघ प्रिंट को अर्जेंटीना की वस्त्र निर्माण कंपनी कौन सी है? रेप्सोडिया ने सिल्क पर बाघ प्रिंट बनाने के प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। मतलब उन्होंने हमसे समझौता किया। तो ये याद रखना कि किस देश ने बाघ प्रिंट को के निर्माण या इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? अर्जेंटीना ने। कौन सी कंपनी ने? तो रेप्सोडिया ने। किसने? रेप्सोडिया ने। अगली बात, बाघ प्रिंट शिल्प कुक्षी धार की है। कुक्षी जो धार है ना, कुक्षी में जगह है, वहां के इस्माइल सुलेमानी जी, ये व्यक्ति का नाम है, ये इस्माइल सुलेमानी, ये याद रख लेना। किस कला से संबंधित हैं? तो ये व्यक्ति जो है वो छिपा शिल्प से संबंधित है। किससे संबंधित है? छिपा शिल्प से। तो देखो किसी के ऊपर भी छापा लगा दो तो वो इस्माइल कर देगा, तो ये याद हो गया, छिपा शिल्प इस्माइल से संबंधित है। तो इस्माइल सुलेमान जी जो है वो विश्व में परंपरागत रूप से फेमस है इस कला के लिए। उन्हें यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो यूनेस्को ने किसे, इस्माइल सुलेमानी को किस कला के लिए पुरस्कृत किया गया? किसने पुरस्कृत किया? यूनेस्को ने पुरस्कृत किया शिल्प कला के लिए। कौन सी? छिपा शिल्प कला के लिए। याद रख लेना, 2 विशेष फैक्ट मैंने आपको इसमें बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्ता शिल्प। पत्ता शिल्प क्या होता है भैया? जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनसे कलात्मक वस्तुएं बनाना। क्या बोला हमने? पेड़ के पत्तों से कलात्मक शिल्प भैया बनाना क्या कहलाता है? पत्ता शिल्प कहलाता है। इससे क्या बनाते हैं हम? खिलौने बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, आसन बनाते हैं, दूल्हा दुल्हन के मोड़ बनाते हैं, सब बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं। कौन बनाता है? तो मध्य प्रदेश की जो सभी जनजातियां हैं लगभग वो सभी की सभी बनाती है। इसलिए नाम मैंने सबके हटा दिए हैं। यहाँ तीसरी लाइन में नाम लिखे थे, लेकिन जबरन क्यों याद करना, सब तो बनाती है, इसलिए हटाओ इसको। आगे बढ़ते हैं। कठपुतली कला। अब यहां से फिर प्रश्न आ चुका है ना, कठपुतली कला कितने प्रकार की होती है? अब भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। कठपुतली कला जो है वो 4 प्रकार की है मध्य प्रदेश में। ये आपको कठपुतली कला का फोटो दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन सी 4 है वो याद कर लो पहले। दस्तान पुतली, छड़ पुतली, सूत संबंधी पुतली और छाया पुतली, ये 4 याद कर लो। तो देखो जो दस्ताने पहनते हैं वो भी पुतली बनाते हैं, वो भी कठपुतली बना रहे हैं। छड़ पुतली भी याद कर ली, सूत पुतली भी याद कर ली और छाया पुतली भी याद कर ली। ये 4 प्रकार की जो है कठपुतलियां
मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। चारों के नाम याद रखने हैं। अब इसकी मूल बातें, कठपुतली कला मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में कठपुतली कला प्रसिद्ध है। वहां पे अनारकली, बिरबल, बाबर अकबर, दिलबल दिरावर सबके कठपुतलियां बना बनाकर मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों के मनोरंजन के अनेक अनेक खेल होते हैं। और ये कठपुतली कला 4 प्रकार की होती है। हमें ये 4 प्रकार के नाम याद करने हैं। तो पहले तो 4 हैं, ये याद हो जाए। तो कठपुतली जो है वो कितनी है? कठपुतली जो है वो 4 है। कितनी है? 4 है। अब नाम कैसे याद रखेंगे? पहला है दस्ताना, छड़, सूत और छाया। ये 4 नाम हमें याद करने हैं। तो दस्ताना पहन लिया हमने। वो दस्ताना कैसे बनाया गया था? सूत का बनाया गया था। अब देखो ये कठपुतली में ये जो ये राजा रानी बनाए, ये काई से बनाए गए हैं? सूत के बनाए गए हैं। और अब ये जब जो बंधे होते हैं ना, वो धागों से बंधे होते हैं, धागों से यूं चलाते हैं। वो धागा पतला होता है तो सूत का धागा होता है वो। तो सूत का धागा तो एक पॉइंट याद हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट, अब वो हाथ से उंगलियों से धागू पकड़ेंगे तो धागे में उंगलियां कट जाएगी, तो इसलिए क्या पहन लिया? हाथ में दस्ताने पहन लिए। तो दूसरा पॉइंट याद हो गया। तो दस्ताने याद हो गया, सूत याद हो गया, है ना। कभी कभी धागे की बजाय इस सूत की जगह क्या यूज कर लेते हैं हम? छड़ यूज कर लेते हैं। लकड़ी की छड़े यूज कर ली जाती हैं। और चौथा है छाया कठपुतली। तो इस प्रकार से इसमें कोड मत बनाओ। कोड बनाओगे तो हो सकता है नाम ही याद ना आए, क्योंकि नाम कठिन है थोड़े से। तो इसलिए इसको इसी तरीके से जोड़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है गुड़िया शिल्प। गुड़िया शिल्प क्या होती है? गुड्डियां बनाना। छोटे बच्चे खेलते हैं ना गुड्डा गुड्डी से, वो गुड्डा गुड्डी की बात हो रही है। गुड़िया शिल्प नई पुरानी रंगीन चिंदियों से, कपड़े की चिंदियां होती है ना दर्जी वाली, कागजों से आदि से गुड़िया बनाने की जो है मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुड़िया शिल्प कला फेमस है। अब 2 जगह की गुड़िया बता रहा हूं मैं, आगे देखो। पहली है ग्वालियर की गुड़िया। कौन सी गुड़िया? ग्वालियर की गुड़िया। तो देखो ये तो ग हो गया, ग्वालियर। ग्वालियर में तो ग्वालियर में ये ग जो है इससे बना दी हमने गुड़िया। क्या? और हमारी जो बुआ जी होती है ना, वो भी एक गुड़िया जैसी, तो फिर झाबुआ की गुड़िया। तो दूसरी वाली जो गुड़िया है वो झाबुआ की गुड़िया है। तो हमारी जो बुआ है उनको हम गुड्डी बना दो। क्या बना दो? गुड़िया बना दो। तो झाबुआ की गुड़िया और ग्वालियर की गुड़िया 2 याद करने। पहले ग्वालियर की गुड़िया। ग्वालियर में कपड़े, लकड़ी और कागज से बनाई जाने वाली गुड़िया फेमस है। इनका जो है इनके ही मतलब गुड्डा गुड्डी का ब्याह रचाया जाता है, पूजा की जाती है, बहुत प्रकार के अनुष्ठान, बहुत सारी चीजें की जाती है। तो ग्वालियर से गुड़िया अपने आकार, प्रकार, सजा, वेशभूषा के लिए फेमस है भैया। तो ऐसी गुड़िया आप याद रख लेना, ये ग्वालियर की गुड़िया है। अगली बारी है झाबुआ की भीली गुड़िया। कौन सी? झाबुआ की भीली गुड़िया। तो ये जो आपकी बुआ जी है, ये कैसी दिखती हैं? ये गुड़िया जैसी दिखती हैं, ये भी याद रख लो। तो दो प्रकार की गुड़िया हैं। गुड़िया कैसी? देखो लिखूं मैं, गुड़िया। ग से ग्वालियर, यहां से झाबुआ, क्योंकि गुड़िया जैसी हमारी कौन दिखती है? बुआ। तो झाबुआ भीली गुड़िया जो है वो केंद्र है उसका। ये इस बाई पे क्वेश्चन पूछा था। श्रीमती बत्तोबाई, क्या नाम है इसका? बत्तोबाई। अब जो हमारी बुआ जी हैं वो क्या करती है? बहुत बत्ती देती है। क्या करती है? बत्ती देती है, बहुत बत्ती देती है ना। तो वो झाबुआ की गुड़िया जो है वो बत्तोबाई बनाती है। कौन बनाती है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि बत्तोबाई का संबंध किस कला से है? तो उनका संबंध जो है वो गुड़िया कला से, और विशेषतः झाबुआ की गुड़िया कला से। तो बुआ जो है वो बत्ती देती है, याद हो गया। जब बत्तोबाई का संबंध झाबुआ की गुड़िया कला से है, तो ये याद हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली कला पे आते हैं, सुपारी कला पे आते हैं। अब सुपारी कला कहाँ की फेमस है? अब देखो सुपारी जो है वो किसकी ली जाती है? नंगे पुंगे की तो नहीं ली जाती, वीरों की ली जाती है। तो मैं इस रीवा को हमेशा है ना, रीवा को रीवा ना पढ़ते हुए मैं वीर पढ़ता हूं, ताकि मुझे याद हो जाए। सुपारी किसकी लेते हैं? कौन लेता है भाई? मुन्ना भाई एमबीबीएस लेता है ना सुपारी, तो वो तो वीर आदमी है, वो तो अच्छा ताकतवर आदमी है। तो वीर से बनेगा रीवा। तो सुपारी कौन लेता है? रीवा। तो रीवा का सुपारी शिल्प बहुत फेमस है। सुपारियों के कलाकृतियां, मूर्तियां और सब चीजें बनाई जाती है। यहाँ पर भगवान गणेश की जो मूर्तियां बनाई जाती है इस प्रकार की, वो और ज्यादा फेमस है। तो सुपारी की जो लकड़ी होती है उस पर विभिन्न प्रकार की सजावटें करके, या सुपारियां चिपका कर, या सुपारी का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ियों से बहुत सारी कलाकृतियां बनाकर सुपारी शिल्प होती है भैया। सुपारी शिल्प समझ गए? सुपारियों से कलात्मक वस्तुएं बनाना सुपारी शिल्प है। और ये कहाँ की फेमस है? तो केवल एक जगह की फेमस है, रीवा की। याद रख लेना, सुपारी
कौन नहीं खाता, वीर नहीं खाते। या तो ऐसा बोल दो, या सुपारी मेरे को कौन दे रहा है, वीर दे रहा है, या वीर की सुपारी दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रस्तर। प्रस्तर शिल्प का मतलब होता है भैया पत्थर की शिल्प। क्या होता है? पत्थर की शिल्प को हम क्या कहते हैं? प्रस्तर शिल्प। तो प्रस्तर शिल्प जो है मंदसौर और रतलाम की फेमस है। अभी आगे इनको याद करते हैं। प्रमुख केंद्र है जहां पत्थर के विभिन्न आकार जो है वो कलाकारी मौजूद है और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है यहाँ पर। अब यहाँ अलग अलग जाति के लोग हैं जो ये कलाएं बनाते हैं, इसमें से ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भेड़ाघाट संगमरमर की मूर्तियों के लिए, ग्वालियर पुराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए। तो दो स्थान हमें पहले तो याद रखने हैं, मंदसौर याद रख लो और दूसरा क्या याद रख लें? रतलाम याद रखना है। तो रतलाम और मंदसौर तो हमने पत्थर के शिल्प से याद रख लिया। अब देखो, पत्थर को से किसी को मारोगे तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? तो मरेगा। तो पत्थर से क्या मरेगा, क्या करेगा? मरेगा। तो म से हो गया मंदसौर और र से हो गया रतलाम। ये दो हमको याद हो गए, ठीक है। अब जो कोई मर गया तो फिर हम घाट पे चले आओ। कौन से घाट पे लेकर जाएंगे उसको? तो भेड़ा घाट पर लेकर जाएंगे भैया। कहां लेकर जाएंगे? भेड़ा घाट पर। तो भेड़ा घाट पे ले गए। अब भेड़ा घाट पे गए तो पता चला कि ये तो गंवार लोग थे जो ऐसा करने ले गए, क्योंकि वो तो मुस्लिम था, उसको तो गाड़ना था, जलाना थोड़ी था। तो ग्वालियर याद हो गया, भेड़ा घाट याद हो गया, म से मंदसौर और र से रतलाम, ये चार याद हो गए आपको पत्थर शिल्प से। अभी आपको एक बार ऐसे ही मैं दूसरी चीज याद करा चुका हूं, वो कनेक्ट आपस में मर्ज मत करना। अब याद रखना, पत्थर से क्या कर दिया? मार दिया हमने किसी को। तो म से हो गया मंदसौर और र से हो गया रतलाम। साथ में वो पत्थर कहां से उठाया? तो घाट से उठाया। कौन से घाट से? भेड़ा घाट से उठाया। आपको याद करने से मतलब है याद हो जाए, मैं कुछ बोल रहा हूं कनेक्ट हो जाए चीजें और आपस में याद हो जाए। तो ये चारों चीजें, चारों जगह के नाम याद रख लेना। ग्वालियर याद रखना है, भेड़ा घाट याद रखना है, रतलाम याद रखना है और मंदसौर याद रखना है। पत्थर शिल्प के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये चार जगह प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। लाख शिल्प। अब लाख शिल्प क्या होता है भैया? एक पेड़ होता है जिसमें से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है। तो लाख शिल्प जो है वृक्ष के गोंद से रस निकलता है और उससे लाख बनती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं चूड़े पहनती है ना, वो लाख के ही चूड़े होते हैं। ये जो चूड़ियां हैं इनके अंदर मूलतः लाख होता है, ऊपर तो रंग और कलर और पारे वारे सब चिपका दिए जाते हैं। तो ये जो लाख है इससे चूड़ियां, श्रृंगार की वस्तुएं, डिब्बियां, अलंकृत वस्तुएं सब चीज बनाई जाती हैं। ये 5 जगह की फेमस है भैया। कहां बनाई जाती है? तो पहले तो उज्जैन में लाख शिल्प बनाई जाती है। कहां बनाई जाती है? उज्जैन में। दूसरा कहां बनाई जाती है? इंदौर में बनाई जाती है। फिर रतलाम में बनाई जाती है। फिर मंदसौर में बनाई जाती है और मंदसौर के साथ हमने महेश्वर याद रख लेना है। ये 5 जगह ऐसी है जहां पर लाख शिल्प बनाई जाती है। ये लाख शिल्प बनाने के केंद्र हैं। आपको पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम हैं? पहले नाम याद रखना है उज्जैन। ये उज्जैन नहीं भूल जाना है ना, उज्जैन बहुत सारी जगह पर आता है। फिर आता है इंदौर। क्या आता है? इंदौर। फिर आता है रतलाम। क्या आता है? रतलाम। आप अगर मध्य प्रदेश का नक्शा बना लें तो ये सब याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? देखो ऐसे यहाँ इंदौर है, फिर उज्जैन चलते हैं, फिर उज्जैन के बाद रतलाम आता है, फिर क्या आता है? रतलाम के बाद मंदसौर आ जाता है। तो ये आप क्रम से चल रहे हैं। और महेश्वर सबसे पहले महेश्वर आया, फिर इंदौर आया, महेश्वर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। ये 5 जगह एक क्रम से हैं। अब आप यहां पर कोड बना सकते हैं, मैं चाहूं तो कोड बना लूं, लेकिन जो चीज बहुत आसानी से याद हो सकती है, जो क्रम से बनी हुई है, उसमें क्यों कोड बनाकर अपने दिमाग को खराब करना है? कोड बनाया जा सकता है, मैं इससे अच्छा कोड बना दूंगा, लेकिन कोड इतने ज्यादा हो जाएंगे कि फिर कोड ही कंफ्यूज करने लगेंगे। तो सब में कोड नहीं बनाने, जहां आसानी से चीजें याद हो वहां कोड फोड मत बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमें करना है भरेवा शिल्प। अब जल्दी से बता दो भरेवा शिल्प कैसी है? नाम ही भरेवा है ना, बेतुका नाम है। तो भरेवा कैसा नाम है?
बेतुका, तो बेतुका से क्या बन गया, बेतुल, क्या बन गया, बेतुल। भरेवा शिल्प, क्या क्या नाम रखा है, भरेवा शिल्प, मतलब नाम ही ऐसा रखा, भरेवा शिल्प, क्या नाम रखा, भरेवा मतलब बेतुका नाम, तो बेतुल से हो गया। तो याद रखना भरेवा शिल्प कहां से संबंधित हो गया, बेतुल से जिले से संबंधित हो गया। यहाँ भरेवा शिल्प में होता क्या है, तो धातु से बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं और जो सजावट का सामान है वो बनाया जाता है। वो आपको याद करने के लिए बोला है ना, भरेवा कोई बेतुका शब्द नहीं हो, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, लगा ही बेतुका है ना, भरेवा बेतुका, तो भरेवा कैसा हो गया, बेतुका हो गया। इसी को हम ठोकरा शिल्पकला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठोकरा शिल्पकला भी। तो ये भी याद रख लेना, भरेवा और ठोकरा शिल्पकला कहां की फेमस है भैया, बेतुल की फेमस है। कहां की फेमस है, बेतुल की फेमस है। अब जो आदमी बिना तोल ताल के चलता है वो तो ठोकर खाता ही है, क्या करता है, वो ठोकर खाता है। तोल जो संभल संभल कर चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता, और जो बेतोल चलता है वो ठोकर खाता है। तो ठोकर से हमें बेतोल याद रह जाए और साथ में हमें भरेवा से भी याद हो जाए क्या, बेतुल। तो बेतुल को हमने दोनों से जोड़ लेना है, बेतुका लग रहा है भरेवा और ठोकर खाली। फिर चलो आगे बढ़ लो। पीतल शिल्प, पीतल शिल्प क्या होता है भैया, पीतल के जो बर्तन बनाए जाते हैं वही पीतल शिल्प है। तो पीतल शिल्प दो जगह की फेमस है, कहां की, टीकमगढ़ की और नरसिंहपुर की। क्या शब्द है भाई, पीतल। पीतल से हमें दो चीजें जोड़नी है, एक जोड़ना है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, और एक जोड़ना है टीकमगढ़। अब ये जो टीकमगढ़ है ये और नरसिंहपुर, इन दोनों के लिए किस चीज के लिए फेमस है, पीतल शिल्प के लिए। पीतल शिल्प का अर्थ समझ में आ गया, जहां पीतल के बर्तनों से कलात्मक या पीतल की धातु से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है वो पीतल शिल्प हो गया, है ना। अब यहाँ दो चीजें हमें याद रखनी है, नरसिंहपुर याद रखना है और टीकमगढ़ याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो हम जो टीका लगाते हैं वो बहुत चौड़ा लगाते हैं कि पतला पतला लगाते हैं, तो टीका जो लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं, पतला पतला लगाते हैं। पतला सा टीका आजकल होता है ना, फैशन चला है, बड़ा सा पतला सा टीका लगाते हैं। तो टीका कैसा लगाया जाता है, पतला। और टीका कौन लगाता है, नर लगाता है। कौन लगाता है, शेर थोड़ी लगाता है, नर सिंह। यह क्या लिखा है, नर और सिंह, तो नर लगाता है, सिंह थोड़ी लगाता है, ठीक है ना। सिंह, कुछ सिंह को कहीं मतलब नहीं है टीका वीका लगाने से। तो पीतल, तो पीतल को हमने कर लिया पतला, पतला कर लिया, पतला क्या लगा दिया, टीका। टीका किसको लगा दिया, नर को लगा दिया। तो पतला सा टीका लगाया किसको, नर को। तो पीतल से याद हो गया टीका और नर याद हो गया नरसिंहपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं धातु शिल्प। अब धातु शिल्प क्या होता है भैया, धातुओं की बहुत सारी सामग्रियां बनाना धातु शिल्प है। अब ये कहां का है, तो सतना का उचेहरा। कैसा, सतना का उचेहरा। कैसे याद करोगे भैया, धातु जो शिल्प है वो सतना में बनाई जाती है, उचेहरा में। तो धातु शिल्प के लिए कौन सी जगह फेमस है, धातु शिल्प के लिए फेमस है सतना का उचेहरा। और वहां क्या बनाई जाती है, बटलोई नामक का एक मटका होता है ना, मटके जैसा एक धातु का मटका बनाया जाता है जिसको बटलोई कहते हैं। क्या कहते हैं, बटलोई। तो पहले तो याद रखो सतना, तो सतना का उचेहरा याद रख लो धातु से, है ना। धातु से सतना, या धातु जो है वो सतना में फेमस है भैया, है ना। धातु की जो वस्तुएं हैं वो बड़ी तनी तनाई बैठती, वैसी की वैसी रहती हैं, बहुत ज्यादा कोड वोड से चिपकाओ मत, इसको ऐसे ही याद रह जाएगा। सतना का उचेहरा जो स्थान है वो धातु शिल्प के लिए फेमस है। और यहाँ क्या बनाई जाती है, बटलोई बनाई जाती है। वो मटका है एक प्रकार का, मटके का ही, स्टील का मतलब मटका समझ लो, बटलोई कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, खिलौना शिल्प। अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद में बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं ना। तो खिलौना शिल्प के लिए कौन सी जगह फेमस है भैया, सीहोर फेमस है। कौन सी जगह फेमस है, सीहोर। अब देखो बच्चों को अगर खिलौना ना दो तो वो क्या करेंगे, शोर करेंगे। क्या करेंगे, शोर। तो शोर से बनेगा सीहोर, शोर सीहोर, एक जैसी फीलिंग आ रही होगी। तो शोर से बन गया सीहोर, याद हो गया। सीहोर में भी कौन सी जगह है जहां से शिवराज सिंह चौहान थे, बुधनी तहसील से। तो ये याद रख लो, बुधनी तहसील जो है वहां से खिलौने बनाए जाते हैं। बहुत वैरायटी के खिलौने होते हैं भैया, टाइप ऑफ वैरायटी पे कभी प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए मैं भी डीप में नहीं जा रहा हूं। तो खिलौना शिल्प मतलब खिलौने बनाने की कला कहां फेमस है भैया, सीहोर जिले का बुधनी, है ना, याद रख लेना। तो बच्चों को अगर खिलौने ना दो तो वो क्या करते हैं, शोर, शोर से बन गया सीहोर। आगे बढ़ते हैं,
हस्तशिल्प कला। अब हस्तशिल्प कला क्या होती है भैया? हस्तशिल्प माने हाथ की कला से बहुत सारी सामग्रियां बनाना, हाथ से बहुत सारी काम सामग्रियां बनाना। तो पहला हो गया जबलपुर में, शहडोल में, इंदौर में और ग्वालियर में। अब देखो इसमें तीन तो हो गए, कौन? महानगर हो गए। इंदौर हो गया, इंदौर, जबलपुर, जबलपुर हो गया, शहडोल हो गया। अब शहडोल को छोड़ दो और क्या हो गया? ग्वालियर हो गया। तो ये तीन तो हो गए, क्या होना चाहिए था चौथा? भोपाल। तो हमें याद ही नहीं करना पड़ता कि चारों महानगर हैं भैया हस्तशिल्प कला में। लेकिन भोपाल में क्या हो गया? वो दरी बन गई। तो दरी बन गई तो फिर दरी बनाने में बिजी हो गए वहां के कारीगर, तो उन्होंने हस्तशिल्प से दूसरी चीज नहीं बनाई। तो फिर हमें जाना पड़ा अच्छे डील डोल वाले के पास, शहडोल वाले के पास। तो शहडोल चले गए। तो तीन तो हो गए महानगर। अब इसको याद नहीं करना है, हाथ से क्या चीज बनाते हैं? तीन चीजें तो महानगरों में बनाई जाती है और एक हस्त से बनाना है ना, तो हाथ में ताकत होनी चाहिए। और जिसका डील डोल अच्छा है, शरीर डोल अच्छा है, जिसका डील डोल अच्छा है, शहडोल जो है, वही तो हाथ से कुछ कला बना पाएगा, हाथ से कुछ चीज बना पाएगा। नहीं तो आधा तो पोलियो कुपोषण क्या ही बनाएगा, याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है भीली शिल्प। अब आप सबको पता है कि भील भिलाला जो जनजाति है वो कहाँ रहती है। तो भीली शिल्प याद रखने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। भील भिलाला महिलाएं दैनिक उपयोग की रंगीन वस्तुएं जैसे बटुआ, जैसे कि मोतीमाला, जैसे कि थैलियां बनाने में प्रसिद्ध हैं। और धार और झाबुआ जो जिले हैं जहां पे भील जनजाति पाई जाती है, धार और झाबुआ जिले की मोतीमालाएं, बटुए और थैलियां ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये तीनों याद रख लेना, नाम तो हमें याद रह जाएगा। जिसमें मालाओं में सुंदर जालियां और फूलों के आकार बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर धार झाबुआ क्षेत्र के जो भील जनजाति के लोग हैं, कहाँ के? धार और झाबुआ के। कोट बनाना मत, अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में कोट बनाने लगे तो हो गया। अभी तो आगे खूब सारे कोट बनाने पड़ेंगे, खूब सारा याद कराऊंगा मैं, तो मैं ही बना लूंगा वहां। तो झाबुआ और धार के जो भील जनजाति के लोग हैं वो तीन प्रकार की चीजें बनाते हैं। एक बटुआ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बटुआ बनाते हैं, मोतीमाला बनाते हैं और थैलियां बनाते हैं, जिसको भीली शिल्प के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। महेश्वरी साड़ी, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है महेश्वरी साड़ी। तो महेश्वरी साड़ी कहाँ बनाई जाती है भाई? महेश्वर में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? महेश्वर में। और महेश्वर कहाँ है? कमेंट करके बता देना, जल्दी से कमेंट करके बताना। जैसे ही मैसेज मिले, जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, तो कमेंट करके बताना कि महेश्वर कहाँ पर है, कौन से जिले में पूछ रहा हूं, है ना? खंडवा की, खरगोन की, बुरहानपुर की, धार कहाँ, बताना। महेश्वर की साड़ियां अपनी बनावट, सजावट, रंग और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा सूती और रेशमी, कौन सी? सूती और रेशमी साड़ियां जो हैं वो सुंदर, टिकाऊ और पक्के रंग चढ़ा करके बनाई जाती हैं। इसमें जो है वो जरी और केले के धागे का प्रयोग किया जाता है। और एक दो विशेषता देख लो। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? छोटी चौखाना चौकड़ी, कलात्मक किनारा, मनमोहक पल्लू, हल्के गहरे चमकदार चांदी और स्वर्णिम जरी वाले कलर, ये इसकी प्रमुख वो विशेषता है। बॉर्डर कैसी होती है? फूल पत्ती, बेलबूट आदि डिजाइन डाली जाती है उसमें। अब महेश्वर की साड़ी उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो इसका श्रेय अहिल्याबाई जो देवी हुए, जो शासिका रही इंदौर होलकर रियासत की, उनको दिया जाता है। हमने लगभग 30 प्रकार की शिल्प कलाओं को पढ़ा। 30 प्रकार की शिल्प कलाएं मैंने आपको पढ़ा दी। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचे एक पेज लेना खाली, और उसमें सबसे पहले कला का नाम एक कॉलम में, जैसे ये एक खाली पेज है, इस पेज में यहां कला का नाम लिख देना। यहां जैसे कि खिलौना, ये खिलौना लिखा। इस खिलौने के लिए क्या फेमस है? सीहोर फेमस है। तो बस इतना सीहोर लिखो और कहानी खत्म। आगे मैंने उसमें कोई फैक्ट बताया हो तो जगह छोड़ देना, उसको लिख लेना। नहीं बताया हो तो ऐसे 30 जो है वो एक पन्ने में आ जाएंगे। कॉपी के पेज में 25-26 लाइनें होती हैं, एक ही पेज में एक ही जगह पे सिंक करके फटाफट इसको याद कर लेना और खत्म करो कहानी। अगले वाले लेक्चर में अगली बात पढ़ेंगे। इसका कोई नोट्स वोट्स के चक्कर में भी मत पढ़ना, फटाफट याद ही कर लेना। मैं तो दे दूंगा नोट्स, लेकिन पढ़ोगे कब? अब एग्जाम तो सर पे आ गई, अब तो रिवीजन करने का टाइम है। फटाफट इसको कंप्लीट करके आप अपना काम चालू करिए, अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाए। 2-4 घंटे बाद अगला लेक्चर आपको बिना नोटिफिकेशन के मिल जाएगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। अगर ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी हो
तो ही कमेंट करना, अगर कमेंट नहीं किया तो ये मान लूंगा कि आपको अच्छी नहीं लगी। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि बाकी सब लोगों का भी भला हो, बाकी सब लोगों को भी निशुल्क शिक्षा मिले, तो इसको शेयर कर देना। बाकी सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को लेने के लिए, सभी को थैंक यू। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, बिना नोटिफिकेशन के आपको वीडियो मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।